हाँ, न्यू प्लेयर पे लगाओ ना, क्लास क्यों नहीं लगाया? चल नहीं रहा न्यू प्लेयर? अच्छा ठीक है। ठीक है, ओल्ड प्लेयर पे लगा दो। उसमें क्या ना, हंसी का साइन, दिल वाला साइन, हाँ इमोजी, मोमोज वगैरह सब आते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से, हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज बॉटनी का लेक्चर नहीं होता है, बट मेरा क्लास लग गया है क्योंकि आपका जो स्लॉट है वो फ्री जा रहा था। ठीक, आपका आज का और कल का सेकंड स्लॉट फ्री है। तो मेरे पास कॉल आया था कि आप बैच मैनेजर साहब का, कि अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो बताइए। तो हमने सोचा कि बच्चों का फ्री स्लॉट जाएगा तो क्लास ले लेते हैं। और हमने ये भी सोचा कि सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अपना जो पुराना है वो भी पढ़ना पड़ता है ना। अगर मैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए। तो इसलिए मैंने यही सोचा, जो कि समाज के हित में था। तो समाज और कल्याण के लिए यही था कि हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के। तो मैंने सोचा क्यों ना इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने बचा के रखे थे क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी ना कभी इनका शुभ मुहूर्त आएगा। ठीक है, तो आज देख लीजिए, आज वो शुभ मुहूर्त आ गया है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल भी मेरी क्लास होगी 6:15 पे, बट कल हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अगर हम कल पढ़ाई करते हैं तो फिर थर्सडे और फ्राइडे को जो मेरी रेगुलर क्लास होगी, इनको मिलाकर फ्राइडे को ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमने कल पढ़ाई नहीं की और कल भी रिवीजन किया तो फिर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नेक्स्ट वीक थर्सडे तक जाएगा। तो इसलिए हम कल भी पढ़ाई करेंगे और थर्सडे फ्राइडे को पढ़ाई करेंगे। और इसमें आप सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप समझेंगे कि ऐसा करने से रुपेश सर फ्राइडे को ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक जब थर्सडे आएगा तो उसमें मैं तुम्हारे साथ 100 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डिस्कस करूंगा। और उसकी पीपीटी पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा सैटरडे तक, ताकि आप 3-4 दिन में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये चीज रहेगी और इसमें आप पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे क्योंकि समाज की भलाई इसी में है कि अगर कल पढ़ाई की जाए और फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाए और बच्चों को 100 क्वेश्चन दे दो, बच्चे 3-4 दिन में सॉल्व करेंगे और थर्सडे को उसको डिस्कस कर लो। तो समाज की जो भलाई है वो इसी में है। ठीक, अब ये है, तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 7:30 तक आपको फ्री कर दूं। ठीक है, कि आपकी क्लास भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, और डमी वालों तुम्हारे लिए टाइम टेबल भी लाया हूं, वो भी डिस्कस हो जाए। और 7:30 तक आप फ्री हो जाए ताकि आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और अगर आपका बैकलॉग है तो उसको करने के लिए आपके पास टाइम हो। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद आखिरी में आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस करूंगा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन टाइम टेबल है, मेहनत करके बनाया है। ये देखिए, टाइम टेबल 2 पेज में बनाया है। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। आप जल्दी से यस लिख दीजिए, एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, वो भी जरूरी है ताकि हम प्रक्रिया को शुरू कर सकें। जल्दी से यस लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए। आ जाइए, एसेशन रीजनिंग। सेल साइकिल एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग कंटेनिंग, है ना, ये आपका
पोल भी आ गया है। ठीक है, सेल साइकिल एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे बट क्वालिटी के साथ डिस्कस होंगे, 7:15 तक डिस्कस करूंगा, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो सकेंगे। सेल साइकिल ये इंश्योर करता है कि डिवीजन सही तरीके से हो और जो दो प्रोजेनी बनती हैं उनमें बराबर डीएनए और क्रोमोसोम जाए। रीजन लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए प्रोसेस पॉसिबल है क्योंकि जो भी प्रोसेस है सेल साइकिल के, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और ग्रोथ, वो एक कोऑर्डिनेशन में होती है, इसलिए ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, तो आपको एसर्शन दिख गया, आपको रीजन दिख गया और ये आपका पोल चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको आंसर देना है। 7:15 तक क्वेश्चन डिस्कस होंगे, 7:15 से 7:30 टाइम टेबल और 7:30 पे छुट्टी। तो 7:15 तक देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं, 30-35 भी हो लेकिन क्वालिटी के साथ हो, अच्छे से हो। तो बच्चों आपका जो आंसर जाएगा वो मैं लगा देता हूं यहां पर। आंसर गया है आपका ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पहले क्वेश्चन में इतनी शानदार शुरुआत हुई है। 87.7। हे उज्जवल, हे जैद, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर इज ही। ठीक है, चलो बाद में करेंगे ये चीज, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 30 सेकंड का पोल लीजिए, इसके अंदर 30 सेकंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू G1 फेस ऑफ इंटरफेस। ठीक, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट जो हैं सेल के वो रीऑर्गेनाइज होते हैं दो सेल के अंदर। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो आपका G1 के अंदर होता है। चलिए बताइए क्या आपका आंसर जाएगा, बताइए क्या आपका आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। फटाफट आप पोल लगाइए, मैं साइड हो चुका हूं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख सके। तो बच्चों डीएनए की सिंथेसिस एस फेस में होती है, यहां नहीं होती। रीऑर्गेनाइजेशन एम फेस में होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है एम फेस में होता है। तो आंसर जो जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन सी। 81% लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन, इसमें पोल नहीं दूंगा, ये डायरेक्ट है। सेल इन G0 फेस, सेल इन G0 फेस। बच्चों जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर सस्पेंड गया था, बट अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लगाएंगे एग्जिट दी सेल साइकिल। चलिए इसमें आप पोल ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप पोल ले लीजिए 60 सेकंड का। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। अ सोमैटिक सेल हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज ऑफ सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट। ठीक है, एक सेल है जिसने एस फेज कंप्लीट किया है, उसमें क्रोमोसोम और डीएनए कितने होंगे। इस सेल को कंपेयर करो एक ऐसी सेल से जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब गैमेट के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम बताओ और उस सेल के अंदर क्रोमोसोम डीएनए बताओ जिसके अंदर एस फेज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी आपको कराया था, एक बार मैं आपको फिर से करवा दूंगा। बताइए, आंसर लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने क्वेश्चन पहले कराया था, तो अगर आपने अच्छे से घर पे जाके पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही लगाते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको सीखना है। देखिए, सोमैटिक सेल, एक सेल ले लीजिए, ले ली मैंने सोमैटिक सेल। इसमें कंसीडर कर लीजिए आप कि आपका जो क्रोमोसोम है वो 10 है। ठीक, ऐसे यहां एक पेरेंट सेल ले लीजिए जिससे आप मियोसिस कराओगे। क्रोमोसोम का नंबर सेम रखो, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रखो, यहां भी 10 रखा और यहां भी 10 रखा। ठीक, और जो डीएनए है, जो आपका डीएनए है
डीएनए भी सेम रखिए, यहां डीएनए रख लीजिए 20 पिकोग्राम डीएनए, और यहां भी डीएनए रख लीजिए 20 पिकोग्राम डीएनए। तो अब आप देख लीजिए दोनों जगह कंडीशन सेम है, जितना मैंने यहां क्रोमोसोम माना उतना ही वहां माना, जितना डीएनए यहां माना उतना डीएनए यहां माना। अब इसको G1 में लेके जाइए, G1 के बाद S और S के बाद G2 में। क्रोमोसोम का नंबर 10 रहा, क्रोमोसोम का नंबर 10 रहा, क्रोमोसोम का नंबर 10 रहा। डीएनए का अमाउंट 20 रहा, डीएनए का अमाउंट 40 रहा, डीएनए का अमाउंट 40 रहा। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी सेल सोमैटिक सेल ऐसी सेल जो एस फेज कंप्लीट करती है, उसके क्रोमोसोम और डीएनए को कंपेयर करिए एक ऐसी सेल से जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप देखिए जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अब G1 S G2, क्रोमोसोम 10 क्रोमोसोम 10 क्रोमोसोम 10, डीएनए 20 डीएनए 40 डीएनए 40। अब याद करिए मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है और डीएनए का अमाउंट भी हाफ होता है, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम है और डीएनए का अमाउंट फिर से हाफ होता है। तो गैमेट तभी बनेंगे जब दोनों मियोसिस कंप्लीट होंगे। तो अब जरा गैमेट का कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन को कंपेयर करिए। तो यहां पर क्रोमोसोम 10 है, यहां क्रोमोसोम 5 है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां डीएनए 40 है, यहां डीएनए 10 है, मतलब यहां पर 4 टाइम्स है डीएनए, ऑप्शन 1। ठीक है, ये है सबसे मस्त क्वेश्चन लगता है मुझे। देखो 17.85% लोगों ने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि बच्चा भले ही गलत कर दे, लेकिन मेरे कराने के बाद उसको अप्रोच समझ में आए कि ये क्वेश्चन अगर आगे कभी आया तो बच्चा सॉल्व कर पाए। क्या आपको अप्रोच पता चली? क्या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चल गई? क्या आपको तरीका पता चल गया? अगर अगली बार से मैं यहां पर कुछ भी क्वेश्चन दूं इस तरह का, तो आप कर लेंगे? आप ये लिख के बताइए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बहुत कम का सही हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि अगली बार जब ये क्वेश्चन आए तो हम लोग कर सकें। ठीक है, उज्जवल बहुत अच्छा लगा, साध, स्वीटी, साधना, ईशु, कार्तिक, केशव, फारीन, आर्यन, रश्मि, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी जिन लोगों ने सही किया है उनको भी शाबाशी, और जिनको गलत किया है उनको भी एक शाबाशी है। आप सीखिए, है ना, आप सीखिए, कोई बात नहीं, लो फील नहीं करिएगा, कोई बात नहीं। ये लो पोल लो, 45 सेकंड का पोल ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। ये लो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे क्वालिटी के साथ टाइम लेके डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैंने टारगेट नहीं है कि 52 खत्म करना है, 25 ही करूं, लेकिन क्वालिटी के साथ डिस्कस हो, प्रॉपर पोल के साथ डिस्कस करूंगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Cycle of growth and division allows single cell to form a structure consist of million of cells. Cytoplasm increase एक continuous process है। DNA synthesis during one specific stage होती है। बताइए। करिए वोटिंग, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? बच्चों एक सिंगल सेल, मान लीजिए एक एग है, एग अपने आप में एक सेल है, आप इसको फर्टिलाइज करोगे तो एक फर्टिलाइज एग से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, वो भी अपने आप में एक सेल है, और जाइगोट में डिवीजन होता जाएगा आपका एम्ब्रियो और बच्चा पूरा का पूरा बन जाएगा। तो एक सिंगल सेल से आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी मिलियन ऑफ सेल है। तो ये सही है। साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीज होता है वो G1 में भी है, S में भी है, G2 में भी है।
तो मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए की सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है जिसको आप एस फेज बोलते हैं, ये भी सही है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। किसमें? कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है आपका एम फेज, इसका मतलब यह भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज द सेम, बच्चों सेम नहीं होती है, ये आपकी डिफरेंट होती है, तो आपका ई गलत हो गया है। 4 आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन, अरे ये आधा पोल कहां गया? पोल कहां गया भाई बच्चों? ये बताओ पोल कहां चला गया था, क्या गड़बड़ी हुई थी? लिख के बताओ जरा, मतलब नीचे वो ऑप्शन ही नहीं आए, क्या गड़बड़ी हुई थी? बताओ जरा, थोड़ा लिख के बताओ क्या गड़बड़ी हुई, क्या करना चाहिए था मुझसे, कहां दिक्कत हुई, क्या गड़बड़ी हुई थी? अच्छा, वो जो आया था वो पोल ही था, वो जो आया था दोबारा से वो हमारा, वो तो मैंने नीचे से दबाया था, वहां से आया था। ठीक है, चलो आज हम अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये लो अगला क्वेश्चन, करिए मैच द फॉलोइंग। अप्रोच पता लगनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है करो, टाइम दे देता हूं तुमको इसमें। अच्छा ये वही है, अच्छा ये वही चल रहा है हमारा ऑप्शन बी। अच्छा ये वही चल रहा है समझ गए समझ गए। 48% लोगों ने कहा भाई इसमें तो सही करना चाहिए था, ठीक है इसमें तो सही करना चाहिए था। चलो ये हो गया। 45 सेकेंड करो अब। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, गैप 1 एस फेज, गैप 2 ईस्ट ह्यूमन सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पोस्ट माइटोटिक, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, प्री माइटोटिक, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। बच्चों परसेंटेज बढ़ाओ सही की, 70 से 80 तो लेके जाओ कम से कम। बताओ क्या जाएगा आंसर, फटाफट। तुझे करना भी होगा, बताइए क्या जाएगा। ईस्ट, ईस्ट 90 मिनट, एफ का 7, एफ का 7, ठीक है एफ का 7। ह्यूमन सेल जी का 6, जी का 6, एफ का 7, जी का 6। ई का 4th, G2 फेस माइटोसिस से पहले आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है तो ऑप्शन ए देखा जाए। शाबाश, 88% लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ए का 3 कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है गैप 1 पोस्ट माइटोटिक, ठीक है एस फेस, एस फेस आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बिना पोल के। एम फेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू एक्चुअल सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के बीच में एम फेस है, बताइए। एक्चुअल सेल डिवीजन, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस, बताइए। इनकरेक्ट आपको बताना है। When the actual cell division occur, represent the phase between two M phase. Actual division lasts only for 2 hours in human cell. Interphase lasts more than 95%. बच्चों ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। एक्चुअल डिवीजन लास्ट 2 आवर्स नहीं 1 आवर होगा, आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया शाबाश, रफ्तार यही होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप
45 सेकेंड पोल के साथ लीजिए। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरफेस वो टाइम है जब सेल डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही होती है, बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ भी कर रही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रही होती है, और ये चीजें वो काफी ऑर्डर में कर रही होती है। तो आप बताइए आपका क्या आंसर जाएगा? आपका क्या आंसर जाएगा? इंटरफेस रेस्टिंग फेस है, उस टाइम सेल डिवीजन की तैयारी करती है और सेल में सेल ग्रोथ हो रही होती है और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, और वो एक ऑर्डर मैनर में हो रहा होता है। बताइए क्या आंसर जाएगा? एसर्शन भी सही लगता है, रीजन भी सही लगता है, और रीजन तो मुझे एसर्शन का एक्सप्लेनेशन भी लगता है। तो बच्चों आंसर जो गया वो गया 79.11। बहुत बढ़िया। जिनका गलत हुआ वो सीखिए ऑप्शन 1। चलिए पोल लीजिए, 45 सेकेंड का पोल लीजिए, ये लीजिए, बताइए क्या जाएगा? Sequence of event by which cell duplicate its genome, synthesize the other constituent cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. सेल साइकिल को जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीवन फेज जो है वो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। G2 फेज के टाइम आपका जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज होता है माइटोसिस, और सेल ग्रोथ आपकी कंटिन्यू होती है। तो बताइए क्या आंसर आपका जाएगा? सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स, बच्चों ए वाला जो है आपका सही है। सेल साइकिल जेनेटिक कंट्रोल होता है, ये भी सही है। G1 करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और एस फेस, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेस, इनके बीच में G1 आता है। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में है। G1 में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जो माइटोसिस में हेल्प करती है, और G2 के अंदर सेल ग्रोथ आपकी कंटिन्यू रहती है। इसका मतलब आपका ई भी सही है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन, ये क्या हो गया? नन इज इनकरेक्ट। नन इज इनकरेक्ट। व्यू लीडर बोर्ड, नो वन इन द लीडर बोर्ड। भाग गए क्या लीडर बोर्ड से? ठीक है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन 1। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एस फेस? बिना पोल के करिएगा, ठीक है, बिना पोल के। क्या आपको पोल दे देते हैं, ये लीजिए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एस फेस? कौन सा एस फेस के लिए आपका गलत है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एस फेस? सिंथेसिस मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो बच्चों एस फेस के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है। अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो आपका डबल होता है। अगर शुरू में डीएनए 2C है तो बाद में जो डीएनए है वो आपका 4C हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है G1 में तो 4n हो जाएगा एस फेस में। भाई क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है। इसका मतलब आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 87% लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, इन सोमैटिक सेल, ये लीजिए पोल, 45 सेकेंड का पोल लीजिए। इन सोमैटिक सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसिस इन G2 फेस। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस G2 में नहीं होती, एस फेस में होती है। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस आपकी एस फेस में होती है। शॉर्ट इंटरफेस इज फॉलोड बाय, बच्चों शॉर्ट नहीं,
आपका लॉन्ग इंटरफेस होता है फॉलोड बाय शॉर्ट माइटोटिक। तो ये भी गलत हो गया, बाकी दो आप चेक करिए। इन G1 phase DNA content is double the amount of DNA present in origin cell. In only the G2 phase the amount of DNA remain at 4C level if the initial amount is 2C. बताइए क्या जाएगा? अगर किसी पेरेंट में इनिशियल 2C है तो G1 में 2C, S में 4C, G2 में 4C। तो सिर्फ G2 फेस नहीं है जहां पर डीएनए 4C मिलेगा, 4C डीएनए S में भी मिलेगा और G2 में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर S और G2 आना चाहिए था। ठीक, तो आपका इन ओनली द G2 फेस द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4C इफ द इनिशियल अमाउंट इन G1 फेस डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। देखो, पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ। ठीक है, चौथा सही है। देखो चौथा सही क्यों है, देखिएगा चौथा सही क्यों है। इन ओनली द G2 फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2C। इसका मतलब समझिए सेंटेंस का क्या है। जिस डीएनए को आप पेरेंट सेल में 2C लेके चले थे, ठीक, वो डीएनए कब तक 4C रहा, वो डीएनए कब तक 4C रहा। यहां लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इन ओनली द G2 फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4C इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2C। तो बच्चों इसमें ये कहना चाह रहा था, थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं आ पाई, कि जो डीएनए आप स्टार्टिंग में 2C लेके चलते हो वो डीएनए किस स्टेज तक 4C रहता है, किस स्टेज तक 4C रहता है। तो S में 4C रहता है, G2 तक 4C रहता है। ठीक है, G2 तक 4C रहता है। ठीक है, उसके बाद ये 2C हो जाता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा बोनस ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बोनस ले लेते हैं आपका। ठीक है, यहां आपका जाएगा बोनस। तो लैंग्वेज कैसी बनानी चाहिए थी, लैंग्वेज कैसी बनानी चाहिए थी कि वो कौन सा फेस है जहां पर डीएनए का अमाउंट 4C हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट फेस में डीएनए का अमाउंट 4C नहीं रहता। ठीक है, तो वो कौन सा फेस है जिसमें डीएनए का अमाउंट 4C हो जाता है बट उसके नेक्स्ट फेस में डीएनए का अमाउंट 4C नहीं रहता। तो आपका आंसर G2 जाता, क्योंकि G2 के बाद जब आप M फेस में जाते हो तो डीएनए का अमाउंट 2C हो जाता है। ठीक, इन विच फेस द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C बट आफ्टर दैट, ठीक है, बट आफ्टर दैट द डीएनए अमाउंट बिकम 2C। तो वो कौन सी स्टेज है जहां डीएनए का अमाउंट 4C रहा और उसके तुरंत बाद 2C हो जाता है, वो स्टेज है आपकी G2 फेज। बच्चों क्या आपको अप्रोच समझ में आई, क्या आपको अप्रोच समझ में आई, इसको तो हटा देते हैं। क्या आपको अप्रोच समझ में आई? अगर आपको अप्रोच समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अगर आपको अप्रोच समझ में आई, मैं किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहा हूं, किस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको वो चीज समझ में आई तो एक बार आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, इसमें आपको पोल नहीं मिलेगा। ठीक है, एम फेस द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा है ड्रामेटिक फेज क्यों है, बिकॉज मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट। बताइए क्या आंसर जाएगा। एम फेस के अंदर इंटरफेस में जो भी चीज आप डबल करके लाए हैं उस चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप एम फेस में। तो आपका ये करेक्ट है और आपकी रफ्तार बता रही है आंसर कि इसका आंसर तो ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पोल ले लीजिए। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। भाई क्यों बोलते हैं?
इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस में पेरेंट सेल का डिवीजन होता है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जिसमें डीएनए का अमाउंट सेम रहता है। ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। बताओ क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। बताओ, रफ्तार में आंसर आना चाहिए, चैट में भी आना चाहिए, पोल में भी आना चाहिए। ए लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। एसर्शन भी सही है और उसका जो रीजन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन ए, वो आपका जाएगा ऑप्शन ए। 90.8% लोगों ने कहा कि टूथपेस्ट में नमक है। ले ले टूथपेस्ट। हाँ, चलिए 45 सेकेंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज। जो सेल डिवाइड नहीं करती है वो एग्जिट कर जाती है G1 को और एक नए फेज में एंटर करती है, जिसको आप क्वाइसेंट स्टेज बोलते हो। सेल्स G0 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती। Cell in G0 phase no longer proliferate until called on to do so. Herd cell do not exhibit division and are in G0 phase. तो बताइए आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? 90 से ऊपर लाना है इस बार, 90% से ऊपर लाना है। बताओ क्या आंसर जाएगा? बता दो, रफ्तार लाओ चैट बॉक्स में, लिखो। अरे नसेड़, चैट बॉक्स में रफ्तार ला, बहुत बढ़िया टाइम टेबल लाया हूं। ठीक है, 75% लोगों ने कहा। अरे नसेड़, बाकी कहां गए हैं? 75% लोगों ने कहा। ठीक है, अग्रिम, मोहम्मद हसन चौधरी, उज्जवल, फारीन, पूनम, तनुष, अरुद्वय, शुभम, आर्यन, मंथन। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट है। सेल इन G0 फेज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो गलत पहचानना था, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। सेल G0 फेज में तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, उसको बोला ना गया हो। करेक्ट है। ठीक है, हार्ट सेल्स परमानेंट कहां रहती है? G0 में रहती है, वो डिवाइड नहीं करती। लुखो, क्या करते हो? कहां बैठे हो? जंगल में बैठे हो या कहीं नैनीताल में बैठे हो, कहीं एकदम लेक में बैठे हुए? नसेड़ो, लगाया करो आंसर। ओरे भयंकर। 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, चलो 1 मिनट नीट में मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी दे देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरे को अभी तुम्हें तैयार कराना है। देखें जरा, विच इज ट्रू अबाउट प्रोफेस, विच इज ट्रू अबाउट प्रोफेस। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर उसी डेट को होगा जो तुम्हें मेंशन किया है, जो डेट उसके अंदर हमने मेंशन की है, क्योंकि ये लेक्चर तो बोनस लेक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना रिवीजन प्लानर चेंज नहीं करेंगे। थर्सडे को होगा रिवीजन लेक्चर, पढ़ के आना। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, सही है। सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये भी सही है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ये भी सही है। बाकी 3, initiation of assembly of mitotic spindle, the microtubule, the proteinaceous component of cell cytoplasm helps in condensation. Initiation of assembly of mitotic spindle, the microtubule, the proteinaceous component cell cytoplasm. Cell in the beginning of prophase do not show, in the beginning नहीं, इन दी एंड, तो ई आपका गलत हो गया, ई आपका गलत हो गया है। क्रोमोसोम आर सीन टू कंपोज्ड ऑफ सिंगल नहीं, टू क्रोमेटिड, ये गलत हो गया है।
इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल द प्रोटीनिस्ट कंपाउंड सेल साइटोप्लाज्म। यहां तक तो ठीक था, लेकिन स्पिंडल फाइबर कंडेंसेशन में हेल्प नहीं करता। भाई कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो हेल्प नहीं करता, तो आपका डी भी गलत हो गया। ई एफ डी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4। 12.9% लोगों ने कहा, 12.9% लोगों ने कहा इसका आंसर ऑप्शन डी। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो बच्चों आपका आंसर गया है ऑप्शन डी। आंसर गया है ऑप्शन डी। कुश, प्रखर, सैफ, अनुष्का, गार्गी, ये क्वेश्चन समझ में आया, अप्रोच समझ में आया तो आप यस लिखिए। क्वेश्चन समझ में आया, अप्रोच समझ में आया तो यस लिखिए। मेरा मोटिव आपको सिखाना है बेटा, मैं सिखाता रहूंगा, आप जब तक सीखना चाहे तब तक सीखते रहिएगा, ठीक है। लेकिन सीखना है और कोशिश करिए कि नीट तक सब सीख जाए बेटा, जल्दी सीख जाए। कि सर 6 साल हो गए, सर 10 साल हो गए, सर मेरी शादी है, सर मंडप में बैठा हूं, सर दुल्हन को माला डालने का है सर, अभी तक मैं सीख ही रहा हूं। अरे दीवाने, फिर कैसे काम चलेगा आगे अगर तू अभी तक ही सीख रहा है ना। तो समय से पहले समय तक सीख जाओ बेटा, है ना। पता चला सीख ही रहे हैं। चलिए इसमें बिना पोल के लीजिए। इन माइटोटिक मेटाफेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ले लीजिए पोल, ले लीजिए 45 सेकंड का ले लीजिए। चलिए छोटी सी जिंदगी है यार, क्या बच्चों को क्या बोलना है ना। अब मैं तुम्हें चिल्लाऊं, 10 बार पढ़ा चुका हूं, इतना पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ाया, ये करा रहा तुमसे, उससे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन हमें सीखना है, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी सीखिए। इन माइटोटिक मेटाफेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, माइटोटिक मेटाफेज, ठीक है, माइटोटिक मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हो भाई? क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है सर उस फेस में। क्या बात है, क्या बात है। असर्शन भी सही लगता है, कभी तू मुझको ऐसा लगता है, कभी तू मुझको लुक्खा लगता है, कभी तू मुझको नशेड़ लगता है। कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे तगड़ा रीजन क्या होगा? इससे तगड़ा रीजन क्या होगा? इससे तगड़ा रीजन क्या होगा? ऑप्शन ए। स्टॉप पोल टू सी द रिजल्ट। स्टॉप पोल। हे स्टॉप इट, स्टॉप इट। Stop poll to see the result. Hey, stop it. Come on, give me a break. Stop it. तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, तुम रुक जाओ बस। अब मैं तुम्हारे साथ और दूर तक नहीं जा सकता हूं, मुझे आगे अंधकार नजर आ रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, तुमने क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों दिखाए मुझे वो सपने, ताकि तुम आज ये कह सको कि तुम किसी और की होने जा रही हो? नहीं। हे स्टॉप इट। रुक ही नहीं रही है। स्टॉप पोल टू सी द रिजल्ट। 87.9% लोगों ने कहा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए बिना पोल के। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नीचे उस पर क्लिक करना था क्या? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इसको बिना पोल के करेंगे। पोल अभी निन्नू कर रहा है, फंस गया था, पोल अभी निन्नू कर रहा है, बोला एक क्वेश्चन के बाद आऊंगा। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। बताइए। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट नहीं रे,
सेकंड, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। मेटाफेज क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होती हैं, दोनों सेंट्रोमियर से हैं, करेक्ट है। स्मॉल डी से स्ट्रक्चर है, काइनेटोकोर है, करेक्ट है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर अटैच है, करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए पोल लीजिए। अब ये लीजिए पोल। द क्रोमोसोम्स कम्स टू लाई सम मिरर लाई। द क्रोमोसोम कम्स टू लाई एट इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज। सही लगता है। क्रोमोसोम इज जॉइंड बाय ओनली वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। एक ही स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम मेटाफेज में एक ही स्पिंडल फाइबर, गुनाह है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो ए नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। तो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट ठीक है। माइटोटिक एनाफेज एंड मेटाफेज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, माइटोटिक एनाफेज और मेटाफेज में क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं रहता। एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो डी गलत हो गया, बी गलत हो गया। बी डी जलैले। माइटोटिक एनाफेज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एज कंपेयर टू मेटाफेज। अब ई को चेक करना है। माइटोटिक एनाफेज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। मान लीजिए मेटाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम ऐसा है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ऐसा है। तो एनाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड है। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। एनाफेज में जब स्प्लिटिंग हुई या अपोजिट पोल पे गए तो एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमेटिड है। माइटोटिक एनाफेज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एज कंपेयर टू मेटाफेज। तो यहां एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। तो आप एक क्रोमोसोम को देखिए, ये कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। ये कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। तो एनाफेज में एक क्रोमोसोम में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। तो बच्चों ये तो आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो आपका आंसर गया है ओनली बी एंड डी, ओनली बी एंड डी। 17.38% लोगों ने कहा। बच्चों क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक, क्वेश्चन बढ़िया था। अप्रोच समझ में आया तो यस लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन के तौर तरीके, आपने एक नई चीज सीखी, सीखी क्या, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको आगे से आप ये चीज गलत नहीं करेंगे, आपको चीज समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। माइटोटिक एनाफेज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। एक लिख रहा है कि सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंशन, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में ही बनाया गया था, ठीक है। नहीं तो ये तो आप अगर यहां दो क्रोमोसोम लेके चलते हो, ठीक है, यहां पर आपका स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, यहां दो क्रोमोसोम है, यहां चार क्रोमोसोम है। माइटोटिक एनाफेज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। यहां पर टोटल क्रोमेटिड कितनी है, टोटल क्रोमेटिड 4 है। तो यहां भी टोटल क्रोमेटिड 4 है। ये इस रेस्पेक्ट में नहीं बनाया गया था। हो सकता है आपने जब ये क्वेश्चन किया हो आपने इस रेस्पेक्ट में सोचा हो, ठीक है, इसलिए आपने इसको गलत लिख दिया हो, ठीक है। हो सकता है लैंग्वेज प्रॉपर ना रही हो यहां पर, यह भी हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉपर नहीं रही है, कोई बात नहीं, है ना। हो सकता है कि यहां पर सर आप और लैंग्वेज को और क्लियरली हाईलाइट करते कि यू आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता। आई एग्री, आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का इसलिए भी गलत हुआ हो क्योंकि वो लैंग्वेज
यहां पर हो सकता है उनको लगा प्रॉपर ना हो, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो क्वेश्चन का ये फ्रेम किया गया है, ये इस रेस्पेक्ट में किया गया है कि एक क्रोमोसोम में यहां पर मेटाफेस में 2 क्रोमैटिड है और एनाफेस में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूं, वो मैसेज आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। आप क्या सोच रहे थे, मैं क्या सोच रहा था, उसको साइड में रख दीजिए। मैंने क्या आपको मैसेज दिया, वो मैसेज आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। आपने क्या सोच के लगाया, मैंने क्या सोच के लगाया, दोनों को साइड में रख दीजिए। तुम हो तो क्या तुम हो, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। हाँ, न तुम सही ना हम सही, ना तुम गलत ना हम गलत। ठीक, चलो ले लो पोल, ले लो पोल ले लो, 45 सेकेंड का पोल ले लो, 45 सेकेंड का पोल ले लो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ठीक है, आप क्रोमोसोम स्प्लिट लिख दीजिए, सेंट्रोमियर स्प्लिट लिख दीजिए। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, ये तो सही है। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, सही है। बाकी दो आप करो। ड्यूरिंग एनाफेज एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे from the equatorial plate, the centromere of each chromosome is towards the pole and the arms of chromosome trailing behind. Arms are trailing behind. ठीक, anaphase is the longest phase. Anaphase is the longest phase. ये है आपका शॉर्टेस्ट। ए बी सी आपका करेक्ट है, ओनली डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकेंड, 57% लोगों ने कहा। 3 स्टेटमेंट आपके सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है। एनाफेस आपका लॉन्गेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है, प्रोफेस लॉन्गेस्ट है आपका। तो आपका जो आंसर गया वो गया ऑप्शन बी, ओनली डी इज इनकरेक्ट। चलो, तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा दो, ये पहले भी डिस्कस किया है। क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, ये किया है मैंने डिस्कस। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ लाइफ साइकिल। 7-15 तक डिस्कस करेंगे, जितना भी हो पाएगा 7-15 तक करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे, टाइम लेके करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए ना। ये ट्रांसक्रिप्शन क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप कब बनता है? टीलोफेस में बनता है। टीलोफेस में और कौन सा इवेंट हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, कौन सा इवेंट हो रहा है बताइए। टीलोफेस के अंदर, टीलोफेस के अंदर रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल। बेस्ट ढूंढिएगा, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट ढूंढिएगा, बेस्ट क्या जाएगा आपका? प्रिसीड रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, बताइए क्या जाएगा? Which of the following precede reformation of nuclear envelope during M phase of cell cycle? Nuclear envelope, बताइए क्या जाएगा? तो जब न्यूक्लियर एनवेलप आपकी फॉर्म्ड हो रही होगी तो उस टाइम आपका डीकंडेंसेशन हो रहा होगा। किसका?
क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम आपके डीकंडेंस हो रहे होंगे, ठीक है, डीकंडेंसेशन आपका हो रहा होगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये भी अगर आप सोचोगे तो ये भी आपका लग जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, ये आपका एनिमल की साइटोकाइनेसिस में है, ठीक है। और जो आपका फ्रेगमोप्लास्ट है, ये आपका साइटोकाइनेसिस है, किसकी, प्लांट में साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। तो आपका जाने को फर्स्ट भी जा सकता है, आपका जाने को थर्ड भी जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीलोफेज इज कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज, टीलोफेज इज कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज, टीलोफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज। In telophase, all the changes that appear during prophase get reverse. Prophase get reverse. बताओ, telophase is also called reverse prophase. In telophase, all the changes that appear during prophase get reverse. बताओ क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक। एक बार ना मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा, ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा, फिर मैं तुम्हें एक बार फिर से आंसर एक बार इसका बताऊंगा, ठीक है, इस वाले का, क्योंकि इसका आंसर कहीं कहीं पर ऑप्शन 3 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेक करूंगा, देन आई विल लेट यू नो, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, which of the following is not true about telophase, not true about telophase, बताइए, which of the following is not true about telophase, बताइए क्या जाएगा? हम्म, क्योंकि वहां जो प्रोसीड, वो लिख भी रहा है बच्चा, प्रोसीड, प्रोसीड वाला जो वर्ड है ना, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका जो मुझे लगता है उसका आंसर वही जाना चाहिए, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग वाला, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग और फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, ठीक है, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट यूनिट। क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे थे वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है, ये तो टीलोफेस में होता है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये भी होता है। न्यूक्लियर सीआर गोल्गी बॉडी रीफॉर्म्ड, ये भी होता है। तो भाई सारे के सारे ही आपके करेक्ट है, 82% लोगों ने कहा ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। In animal cells, cytokinesis is marked by the appearance of furrow in plasma membrane. Correct है, बिना बोल के करो। In plant cell, the formation of new cell wall start with the formation of simple precursor called cell plate. बताइए, in plant cell, the formation of new cell wall start with the formation of simple precursor called cell plate. बताइए क्या आंसर जाएगा? क्या जाएगा, क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा? ए भी सही है और बी भी सही है, बिल्कुल सही है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं? 25 पे आ गए हैं, मतलब 24 डिस्कस हो गए होंगे। एक स्लाइड तो इंट्रोडक्शन की थी, तो 24 डिस्कस कर लिए हैं। चलिए पोल लीजिए, इस बार 45 सेकंड का पोल लीजिए। चलिए, आज मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया ताकि आपका कोई बैकलॉग वगैरह हो वो आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना, नहीं तो फिर आज का टॉपिक आगे जाता, क्लास का सिलेबस आगे जाता, है ना, इसलिए थोड़ा लाइट रखा है। और मैंने सोचा जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ डिस्कस हो जाए, तो हम 25 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही देंगे।
अ प्लांट सेल फॉलो सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। बताइए, प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल होता है और सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। बच्चों ए सही है। ऑल एनिमल सेल्स फॉलो सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस थ्रू सेल फरो फॉर्मेशन, ये भी सही है। ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स, सही है। माइटोटिक डिवीजन इन द एपिकल लेटरल कैन रिजल्ट इन डिसकंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। बच्चों डिसकंटीन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आपका डी गलत हो गया। माइटोसिस कैन ओनली टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल, नहीं, डिप्लॉयड में भी हो सकता है और हैप्लॉयड में भी हो सकता है। तो डी एंड ई ऑप्शन सेकंड। देखते हैं क्या किया होगा। 59% लोगों ने कहा ऑप्शन सेकंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बच्चों हमने आपका 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं 10-15 मिनट और 7:25 तक आपकी छुट्टी कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगी, सिलेबस भी आगे नहीं बढ़ा, 25 क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए लाइट मोड पर, अच्छी तरीके से हमारा रिवीजन भी हो गया और हमें थोड़ा रिलैक्स फील भी होगा। हम चाहे तो अपना जो पेंडिंग बैकलॉग है या अपनी सेल्फ स्टडी है उसको बढ़ा सकते हैं। इन 25 क्वेश्चन को बचा के रखते हैं क्योंकि क्लास तो आगे भी किसी ना किसी की अगर कभी नहीं हो पाई तो हम क्लास ले लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है 50 क्वेश्चन डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भी बात रखी जाए और मेरी भी बात रखी जाए, है ना। आपकी भी बात रखी जाए और मेरी भी बात रखी जाए। ठीक है, आपकी बॉटनी की क्लास भी हो जाए और आपको पता भी ना चले और आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी ना लगे। ठीक है, तो आप देखिए 25 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं। हैंड रिटन नोट्स पूरे मोनेरा के और पूरे प्रोटिस्टा के दे चुका हूं आज। ठीक है, बहुत मेहनत करके लिखे थे। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन सब आ रहे हैं, बस लास्ट का बाकी है, एक डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन बाकी है। डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन रेगुलर मिल रहे हैं। एनसीईआरटी बूस्टर क्लास में चल रहा है। रिवीजन सीरीज तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे प्रॉपर मिल रहे हैं, बट एक लेक्चर क्लासिफिकेशन के बाकी हैं, बाकी सारे के सारे दे चुका हूं। ठीक है, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहे हैं। पेंडिंग वर्क था वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा है, जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आज तक बॉटनी की एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुई है। मिस्टर कंसिस्टेंट, आई एम मिस्टर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार अपना स्कोर लिखिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। आपकी क्लास क्यों नहीं हो पाई ये तो मुझे नहीं मालूम है ना। कोई ना कोई वैलिड रीजन रहा होगा, अनअवॉइडेबल रीजन जिसको आप बोलते हैं, उस वजह से नहीं हो पाई, है ना। बाकी मेरे को तो कॉल आया था स्लॉट खाली है, मैंने कहा जी लगा दीजिए, लाइट मोड पे ले लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका रिवीजन हुआ और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन थे। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी आपके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन में से 18 से 20 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ भी आया होगा। बच्चों तो अब आप थोड़ा सा टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं एक बार डमी वालों के लिए। ठीक है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए भी मैं एक टाइम टेबल दूंगा, थोड़ा और बेटर वर्जन में दूंगा, क्योंकि मैंने जो डमी वालों के लिए टाइम टेबल बनाया है मैं इसी तरीके से तुम्हारे लिए भी टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने डमी वालों के लिए बनाया है। ठीक है, तो जो बच्चा स्कूल जा रहा है ना, वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है और वो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ 3 या 3.5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकता है, उनके लिए भी मैं फिर से एक टाइम टेबल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से दूंगा जैसे मैंने डमी वालों के लिए बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें भी दूंगा। देखिए डमी वालों, बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास बेटा, है ना, बहुत टाइम होता है। तो दो ऑप्शन है, या तो रात में अमेजॉन प्राइम पे पिक्चर देख लो, या फिर 2 साल अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो और अपने माताजी पिताजी का नाम रोशन करो। उनका नाम रोशन होगा तो कुछ छींटे हमारे ऊपर भी गिरेंगी, हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बच्चों ये एक्टिविटी है,
ये आपका टाइम है सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। बिग बॉस ये चाहते हैं कि आप मॉर्निंग में 8 o'clock पढ़ने के लिए बैठ जाए और 8 से 10:30 तक आप कॉन्टिन्यूस पढ़े, ऐसा बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस आपके पेरेंट्स हैं। मॉर्निंग में 8 से 10:30 तक आपको कॉन्टिन्यूस स्टडी करनी है विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड से आप बैठोगे तो आप लंबा खेल सकते हो। उसके बाद 10:30 से 11:15 आपको ब्रेक लेना है, आराम से रिलैक्स करना है। ठीक है, अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो 10:30 से 11 तक लेता है या फिर 10:30 से 11:15 तक लेता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 10:30 to 11 तो ब्रेक लेना, इससे कम मत लेना। अगर तूने इससे कम लिया तो तू रात तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाएगा, और अगर एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो अगले हफ्ते अगले दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो मिनिमम 30 मिनट, और मैं तो कहूंगा 45 मिनट का ब्रेक ले, क्योंकि तू 2.5 घंटे तक तूने पढ़ाई करी है। उसके बाद 11:15 से 1:15 स्टडी कर मेहनत करके, तो यहां तेरा फोकस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तू एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है। ब्रेक लेने के बाद कर रहा है तो फोकस यहां भी बहुत तकड़ा रहेगा। 1:15 तक आते आते तेरी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट होगी, घर का माहौल बन रहा होगा, कुकर में सीटी लग रही होगी, मम्मी कह रही होगी दाल उबल गई है बस तड़का लगाना है, चावल बन चुके होंगे, यूजुअली चावल पहले बन जाते हैं घर में। ठीक है, दाल में तड़का लग रहा होगा और आटा गूंद रहा होगा, तो घर में जो माहौल होगा वो खाने का बन गया होगा। पेरेंट्स पापा जो हैं ऑफिस गए होंगे, वो 2 बजे तक आने वाले होंगे। तो बेटा 1:15 से 2:15 तक यहां ठूस ले ठूस ले, खा ले, रोटी खा ले, दाल खा ले, सब्जी खा ले। ठीक है, रोटी खा ले, दाल खा ले, सब्जी खा ले। अब जब तू खाना खाएगा यहां तुझे नींद जैसी लगेगी, थोड़ा सा नींद कंट्रोल करना, और 2:30 से 3:30 एक घंटा स्टडी करना है। ठीक है, 1 घंटा स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है सब बताऊंगा, वो यहां पर है, वो यहां पर है। किस टाइम क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, किस टाइम क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहां स्टडी कर ले, तो यहां पर 50% बच्चे स्टडी कर लेंगे, और जो 50% होंगे वो गूदड़ी के लाल यहां खाना खा के सीधा 3:55 तक लंबा खींचेंगे। चलो बाबा खाना खा लिया, चावल खा लिए, सर ने कहा था 2:15 तक लंच करना है, लंच करते 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 3:30 हो गए, और फिर सर ने कहा था 3:30 से 3:55 ब्रेक लेना है। तो वो झमूरे इसके बाद सीधा 4 बजे ही आएंगे क्लास में? नहीं, 1 घंटा तेरे को 2:30 से 3:30 यहां स्टडी करना है। उसके बाद 3:30 से 3:55 तेरा ब्रेक होगा, ताकि जब तू क्लास में जाए तो थोड़ा बहुत तेरा दिमाग सेंटर में रहे। ठीक है, ऐसा ना लगे कि टीचर का नशा करके आके बैठा हुआ है क्लास में। ठीक है, ऐसा ना लगे, है ना, कि वहां बैठा हुआ है। ठीक है, और तो ये 1 घंटा तेरे को पढ़ना है, कोई ज्यादा लंबा स्पेल नहीं है। देख, इससे पहले ब्रेक है और इसके बाद ब्रेक है। 4 से 8 तुझे क्लास लेनी है। ठीक, क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद 8 से 9, हफ्ते में 2 दिन बॉटनी की क्लास होती है, तो 2 दिन तो तू 8 बजे के बाद सीधा घर में, हाँ बॉटनी वाले ने मार दिया मम्मी, मम्मी बॉटनी वाले की क्लास थी, हाँ। 8 से 9 बढ़िया सा ब्रेक भी हो गया और डिनर भी हो गया। ठीक, कुछ झमूरे होंगे जो 9 बजे से पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो 9:30 से बैठेंगे, कि खाना खाते खाते टीवी देखते देखते टाइम लग जाएगा, रेस्ट करेंगे। तो मैं तो कहता हूं 9 बजे से बैठो, 9 से 12 स्टडी करो, 12 से 7 7 आवर्स की नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 आवर्स की ले लो।
3-4 महीने इसको फॉलो करो इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही जब 12th में आओगे तो नींद 6 घंटे की कर दूंगा, 7 घंटे सोंगे, दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। कितना घंटा पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना घंटा क्वालिटी के साथ पढ़ते हो, फ्रेशनेस के साथ पढ़ते हो, अपनी बैलेंस डाइट के साथ पढ़ते हो, बिना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर को स्किप किए हुए पढ़ते हो। आपको पता रहे कि ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे छोटे भाई है, छोटे बहन है ना, प्रॉपर नहाते हो, साफ सफाई से रहते हो। ये नहीं 5 दिन हो गए सिर खुजा रहे हैं, यहां पर फंगस लग गया है, समझ रहे हो। तो ये टाइम टेबल एकदम बेस्ट है, सोच के बनाया है प्रॉपर तरीके से। जितने स्टडिंग आवर्स है इतने ही फॉलो करो, 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कहीं किसी उसके चक्कर में मत पड़ना, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, नहीं। 11th में अभी इतना ही फॉलो करो, ये बहुत है। ये स्टडी आवर्स कम नहीं होते हैं। एक दिन 12 घंटे पढ़ लोगे, 2 दिन 12 घंटे पढ़ लोगे, तीसरे चौथे दिन तबियत खराब हो जाएगी या नींद पूरी नहीं होगी, फिर मेरा राजा बेटा इतना सोएगा, इतना सोएगा, सोता ही रहा। क्या हो गया है, क्या हो गया है इन्हें, ये सो ही जा रहे हैं, कह रहे हैं अजीब सा लग रहा है, शरीर में कमजोरी सी आ रही है। तो इससे बेटर है वो टाइम टेबल फॉलो करो जो फॉलो हो सकता है। आ जाओ अब। अरे हाँ, 7 से 8। उठ जा राजा बेटा, उठ उठ। क्या है मम्मी सोने दो ना, उठ। क्या है मम्मी सोने दो ना, हाँ सोने नहीं देती आप, क्या है रात देर तक सोने नहीं देती, सोने नहीं देती। राजा बेटा उठा फिर 10 बजे। मम्मी उठाया क्यों नहीं आप, मम्मी मेरा टाइम टेबल पूरा फॉलो हो रहा था, मम्मी आपने उठाया नहीं, क्या उठा तो रही थी तुझे, उठा तो है नहीं। कल से तू अपने आप ही उठ, हाँ मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा। ऐसे मत करना बेटा, ये जो लाम वगैरह होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जो मम्मी उठाएगी ना बेटा, उन पे भरोसा रखना। ये मत कहना नहीं मैं खुद ही उठ जाऊंगा, नहीं, कोई बात नहीं। लेट उठा, 8 बजे से नहीं बैठ पाया, यहां साला 50% बच्चा घबरा जाता है। सर ने कहा तो 8 बजे से बैठना है, आप कैसे होगा, क्या होगा कुछ, अरे कुछ नहीं भाई, नहीं उठ पाया, 8:30 उठा। कोई बात नहीं, इस टाइम पर लेजेंड बन। 8 बजे से पढ़ने बैठना था, 8:30 हो गए, अब क्या होगा, नहाना धोना भी होगा, 10 बज जाएंगे, 10 बजे पढ़ने बैठूंगा। ऐसे टाइम पर 8:30 हो जाए तो वापस से कंबल डाल। जब बर्बाद हो ही चुके हो तो अच्छे से ही हो जाओ, 1 घंटा और खींच, लेकिन स्ट्रेस मत ले, समझ रहे। मैंने तुम्हें यहां तक पढ़ाया, हर चीज डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी के साथ रखी, कभी स्ट्रेस नहीं लिया, कभी गुस्सा नहीं किया, बस एक ही बार गुस्सा आया था, और उसका वीडियो क्लिप एक झमूरे ने यूट्यूब पे डाल दिया। जिसने भी डाला है उसको इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि इस तरह की क्लिप नहीं डाली जाती। ऊपर से नीचे वहां कमेंट पता है क्या कर रहा है कि नहीं, अरे इस तरह की क्लिप नहीं डाली जाती, समझ में आया, ऐसी क्लिप को अवॉइड किया करो। पर ठीक है, उसकी रोजी रोटी चलती है, व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बात को समझ। हम अपने सुपरवाइजर को, अपने सीनियर को कहेंगे कि जी ये क्लिप है, इस पे स्ट्राइक मार दो, 2 दिन 1 दिन के अंदर स्ट्राइक आएगी, चैनल उड़ जाएगा। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, बेचारे को व्यूज आ जाएंगे, थोड़ा व्यूज ले लेगा, अगर उसकी घर की रोटी इसी से चल रही है तो भाई कोई बात नहीं, अपना तो फेम ऐसे भी है, 2-4 हेट कमेंट मिल जाएंगे हमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी घर की रोटी अगर इसी वजह से चल रही है तो चलने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप 8 बजे की जगह 8:30 उठे तो घबराना नहीं उस टाइम। अगर तुम घबरा गए ना तो ये सब खराब हो जाएगा, फिर तुम पढ़ाई करोगे लेकिन तुम्हारे सिर पे कग्गा बैठा होगा, प्रेशर में रहोगे, अरे यार कैसे होगा, हमने तो लेट उठे। नहीं, 8:30 हुए तो 1 घंटा और खींच, 9:30, 11 बजे से पढ़ने बैठ जा, फिर यहां खींच, यहां कंपेंसेट कर। ये जो ब्रेक है 11:15, ये 10:30 से 11:15, इस ब्रेक में 15 मिनट यूटिलाइज कर, ठीक है। ये जो ब्रेक है तेरा क्लास से पहले, यहां पे यूटिलाइज कर। ये जो तेरा 9 से 12 है, इसको 12:30 यूटिलाइज कर। इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना आना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना आना चाहिए। फ्रेश हो जाना यहां पर, ठीक है, नहा धो लेना, बैठ गया सीधा ऐसे ही, ठीक है, ताजगी रहेगी। मंडे आ जाइए जरा, 8 से 10:30 क्या करना है, 8 से 10:30 क्या करना है, ठीक है। 8 से 10:30
ये मैंने जो तुम्हारा बनाया है, तुम्हारी जो क्लासेस चलती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है मंडे को, ठीक है, जो तुम्हारी क्लासेस चलती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्यादा ध्यान रखा गया है, बॉटनी और जूलॉजी का कम ध्यान नहीं रखा गया है, उतना ध्यान रखा गया है जितना जरूरी है। ठीक, 8 से 10:30 बजे मेरा बेटा, मेरा चांद केमिस्ट्री पढ़ेगा, ठीक, नोट्स पढ़ेगा, डीपीपी सॉल्व करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा। 11:15 से 1:15 2 घंटा मेरा चांद पपीज सॉल्व करेगा। यू हैव सो मेनी पपीज, है ना, आयुष सर की पपीज आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिजिक्स नोट्स एंड डीपीपी और पपीज। 2:30 से 3:30 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आप बॉटनी जूलॉजी का सिर्फ रिवीजन करोगे। तो ये टाइम फिक्स कर दिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन रिवीजन, जो मैं आपको देता हूं ना रिवीजन करने के लिए, आपको रिवीजन प्लानर बना के देता हूं। तो ये स्लॉट में आप बॉटनी जूलॉजी का कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ रिवीजन करोगे। अब मंडे ट्यूसडे आपकी जूलॉजी की क्लास होती है 9 से 11, आप 9 से 11 आप जूलॉजी पढ़ेंगे और 11 से 12 आप रिवीजन करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन करेंगे 11 से 12, 1 घंटा। ट्यूसडे को भी सेम वही है, 9 से 11 जूलॉजी, 11 से 12 रिवीजन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री मत समझ लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये देखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स, इस दोनों का, ये जो आपने 2.5 और 2, 4.5 घंटे में जो चीज पढ़ी उसको 1 घंटे में 11 से 12 में रिवीजन करके सोओगे। 9 से 11 जूलॉजी, वेडनेसडे जूलॉजी नहीं होती, केमिस्ट्री सेम, फिजिक्स सेम, ठीक है। रिवीजन मैंने चेंज नहीं किया, रिवीजन फिक्स रखा है। बॉटनी जूलॉजी 9 से 10:30 फिजिक्स, 10:30 से 12 केमिस्ट्री। आगे पढ़ना, रिवीजन मत करना, आगे का पढ़ लेना, ठीक। थर्सडे को रॉकी भाई की क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ी 8 से 10:30, फिजिक्स पढ़ी, बॉटनी जूलॉजी का रिवीजन 9 से 11 हमारा भी पढ़ लेना गुरु, ठीक है। 11 से 12 रिवीजन किया, किसका, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। बहुत बैलेंस करके बनाया भाई, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ी फ्राइडे को, फिजिक्स पढ़ी, बॉटनी जूलॉजी रिवीजन, हर चीज का रिवीजन हो रहा है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री को देखिए कितना टाइम दिया है, और रिवीजन देखिए, बॉटनी जूलॉजी भी हो रहा है और रिवीजन देखिए, कोई चीज मिसिंग नहीं है। ये देखिए, बॉटनी 11 से 12 रिवीजन, किसका रिवीजन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सैटरडे को आप लोगों की क्लास नहीं होती है, संडे आपकी क्लास नहीं होती है। सैटरडे को रिवाइज करो पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री, जितनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी मंडे टू फ्राइडे उसको रिवाइज कर लीजिए सैटरडे को। 11:15 से 1 सॉरी सैटरडे को यहां पर पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लीजिए, जितनी आपने मंडे से फ्राइडे में पढ़ी। यहां पर आप रिवाइज कर लीजिए कंप्लीट केमिस्ट्री, देख लीजिए यहां मैंने फिजिक्स लिख दिया है, ठीक है, सॉरी कंप्लीट केमिस्ट्री नहीं, आप यहां पर कंप्लीट, चलो कंप्लीट केमिस्ट्री कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है करके ले लीजिए। यहां कंप्लीट बायोलॉजी आ जाएगी, यहां कंप्लीट बायोलॉजी आ जाएगी। यहां आपको टाइम कम पड़े फिजिक्स या केमिस्ट्री में, ये आपका बफर डाला है, इसको आप बफर ले लीजिए, ठीक है। एवरी संडे यू हैव टू राइट 1 टेस्ट, हर संडे को एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट पेपर नहीं है, अपने आप क्वेश्चन बना लीजिए, 20 क्वेश्चन यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, फिजिक्स के 20 केमिस्ट्री की कर लीजिए, 15 बॉटनी की ले लीजिए, 15 जूलॉजी की ले लीजिए, अपने आप क्लब कर लीजिए, टाइम सेट करिए, अपने आप रैंडमली एक चैप्टर फिजिक्स का उठा लीजिए, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का, अपने आप रैंडमली उठा लीजिए, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इजी भी रखिए, एवरेज भी रखिए। 15-15 क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे 1.5 घंटे का टेस्ट दीजिए, चाहे 1.5 घंटे का टेस्ट दीजिए, लेकिन एक टेस्ट तो दीजिए, ठीक है। और मैं तो चाहूंगा एक फुल टेस्ट दीजिए पूरा 3.5 घंटे का, तो मजा आ जाएगा। तो आपको मेहनत दिख रही होगी। आप जो कहते हो दे दो दे दो दे दो, भाई मैं देता हूं तो तरीके से देता हूं, ऐसे नहीं कि वो करके दिया, ठीक है। अब जो स्कूल वाले हैं उनको
वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर हमारा भी इसी तरीके से बनाया जाए। क्यों भाई स्कूल वालों, तुम्हारा भी इसी तरीके से बना के देता हूं, ठीक है। कब रोटी खानी है, कब सोना है ना, कब चावल में सीटी लगेगी। कई बार मम्मी होती है ना डमी वालों के लिए तो ये बता होगा, 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देना किच 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 किच। मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर में यही होता था ओए कुकर रख पे चावल दाल रखी है, जैसे सीटी आएगी बंद कर देना, ध्यान वही रहता था, ठीक है। तो हम लोगों के यहां तो ऐसे ही होता था भाई। तो डमी वालों, ये रिवीजन प्लानर बहुत बेस्ट है। प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दिया गया है और ज्यादा टाइम दिया गया है, उनके रिवीजन का ध्यान रखा गया है, बॉटनी जूलॉजी का ध्यान रखा गया है, उनके रिवीजन का ध्यान रखा गया है। पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसका सैटरडे को रिवीजन कर लो, संडे को टेस्ट लिखो। हर चीज में डमी वालों ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। या तो ये कर लीजिए या फिर अमेजॉन का, नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन रखिए, दबा के सुबह भी देखिए शाम को भी देखिए। अभी नेटफ्लिक्स पे महाराजा मूवी आई है, बहुत तकड़ी मूवी है, बहुत तकड़ी मूवी है, मतलब साउथ की मूवी है, बहुत तकड़ी मूवी है, वो देख लीजिए। अमेजोन पे भी कुछ ना कुछ आया ही होगा, उसको देख लीजिए, है ना। जिम्बाब्वे के साथ तो सीरीज तुमने जिताई दी है, तो डमी वालों या तो ये काम कर लीजिए, सुधर जाओ सालों सुधर जाओ, ये काम करोगे, पढ़ाई करो, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर दीजिए, ये नहीं कि बैठ के किचन की पटिया पे बैठा हुआ है आटा गूंद रहा है। अरे दीवाने, आटा नहीं, मम्मी ने कहा बेटा 3 सीटी के बाद बंद करना है। कई बार मम्मी ये भी कहती है कुकर में हाथ मार के आ जा, सीटी फंस जाती है, फिर कुकर में हाथ भी मार के आना पड़ता है, ठीक है। तो ये हेल्प कर दीजिए, बाकी टाइम पढ़ाई करिए। तो देख लीजिए, क्लास भी हो गई पूरी, रिवीजन भी हो गया सेल साइकिल का, ठीक है। नोट्स भी मिल गए आपको आज, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं, बस लास्ट डीपीपी का पेंडिंग है, ठीक है। बूस्टर भी आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। क्या सीखे मिस्टर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी सीखे, इसको मेंटेन रखिए, कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कभी क्लास में कोई भागम दौड़ नहीं रहेगी, चेहरे पे ये ग्लो दिखेगा हमेशा, कॉन्फिडेंस दिखेगा अलग। समझे, जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी गलत करता है, ठीक है, मेहनत करोगे तो मेहनत दिखेगी। समझ में आया, मैंने जान लगा रखी है, मेहनत कर रखी है, अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बिजी किया हुआ है, तो वो मेहनत दिखती है, बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो मेहनत तुम्हें दिखती है, फिर चाहे लेक्चर के कंटेंट में दिखे, हैंड रिटन नोट्स में दिखे, एनसीईआरटी बूस्टर में दिखे, रिवीजन लेक्चर में दिखे, अब जो नया रिवीजन स्टार्ट किया वहां पे दिखे, वो मेहनत तुम्हें दिखती है, तो वो टीचर को बतानी नहीं पड़ती, बच्चा अपने आप कमेंट करके बता देता है कि हाँ यार वाकई में टाइम दिया जा रहा है। तो अगर तुम पढ़ाई करोगे ना तो वो मेहनत तुम्हें भी दिखेगी, तुम्हारे घर वालों को भी दिखेगी, भगवान जी को भी दिखेगी। और तुम मेहनत नहीं करोगे, काम चोरी करोगे, तो भाई वो भी दिखेगी, सबको दिखेगी। समझ में आया, और वो मेहनत नीट के रिजल्ट के दिन भी दिखेगी, ठीक। तो स्कूल वालों, जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये उनके लिए था जिनका स्कूल से नाम काट दिया गया, मजाक था, मैं जोकिंग, मजाक था, फास था, मजाक था, ठीक है। जो स्कूल नहीं जाते उनके लिए ये है, जो स्कूल जाते हैं, है ना, हाउस कैप्टन भी होंगे स्कूल में, ठीक है, प्रेयर वगैरह में भी, असेंबली में भी पूरा एक्टिव रहते होंगे, होना भी चाहिए, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी कोचिंग में नहीं सीखते, स्कूल में ही सीखते हैं, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ स्कूल में पार्टिसिपेट करना, मेरा ये हाउस है, हाउस छुट्टी लगाना, ठीक है, कल तू प्लेज करके आएगा, कल तू ये करके आएगी, है ना। तो तुम्हारे लिए भी मैं इसी तरीके से बना के लाऊंगा, ठीक है। और तुम्हारा जो विंडो रहेगा स्टडी का, वो मैं रखूंगा उसमें 3 to 4 आवर्स, ठीक है। 3 to 4 आवर्स अगर तुमने डेली पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूं तुम में और इनमें कोई फर्क नहीं होगा क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। 11th भयंकर तरीके से बर्बाद, 11th कम तरीके से बर्बाद, 11th थोड़ी बर्बाद, तीनों में फर्क है। तो जो स्कूल जाता है और वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है,
30% 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो 3 से 4 घंटे डेली दे सकते हैं, तो भाई वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। 70% सिलेबस 11th का बहुत क्वालिटी के साथ वो कंप्लीट कर सकते हैं जनवरी तक। उसके बाद 12th स्टार्ट होने से पहले जो 1 महीने का टाइम मिलता है, उसमें वो रिवीजन लेक्चर से की हेल्प से अपने सिलेबस को 70 से 85% ले जा सकते हैं। और 12th का सिलेबस कम होता है, सितंबर में ख़त्म हो जाता है, आराम से सब हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, अगर आप रुक गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। चलिए, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। कल क्लास होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और कल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सेट फ्राइडे तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कल एक पढ़ाई के मोटिव से आइएगा। आज मैंने आपको लाइट रखा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक, थैंक यू।